Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया। इससे पहले का जो भी क्लास आपने किया वो सारे क्लास आप लोगों को समझ में आया? सब ओके है? हाँ सर। कुछ फायदा मिला हाँ उससे? बिल्कुल सर। काम करने में कुछ आपको लग रहा है इफेक्ट आया पहले से और अब में कुछ, जो लोग भी काम करते हैं उनको? हाँ सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है रैम रेगुलेटर। ठीक है, अब रैम रेगुलेटर को समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि आपकी रैम की सप्लाई क्या क्या होती है। और रैम की सप्लाई समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कौन कौन सा रैम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले तो बहुत सारे रैम आते थे, उसमें से बहुत सारे रैम तो आपको बंद हो गए। अभी जो हम लोग समझेंगे वो जो अभी रैम आपको कभी देखने को मिल सकता है, इसमें भी डाउट है। हम लोग करते हैं DDR से शुरू। DDR1, DDR2, DDR3, DDR3L और DDR4। अभी आपको इतना टाइप का रैम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो रैम है, इस रैम की आपको वोल्टेज भी पता होना चाहिए कि कौन सा रैम किस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। तो क्या आप लोगों में से किसी को है आइडिया कि कौन सा रैम कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करता है? हाँ सर। हाँ, तो बताइए DDR1 कितने वोल्ट पे ऑपरेट करता है? 2.5 वोल्ट। हाँ, DDR1 ऑपरेट करता है 2.5 वोल्ट पे। ठीक है, DDR2 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट, DDR3 1.5 वोल्ट और DDR3L 1.35 वोल्ट। 1.35 वोल्ट और DDR4 1.2 वोल्ट और 1.4 वोल्ट, दो आता है शायद इसमें से। ठीक है, मान के चलिए अभी आपको इतना टाइप का ही रैम देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट हो लेंगे। तो आज हम लोग जो सबसे ज्यादा चलने वाला जो रैम है DDR3 और DDR3L, ये दोनों रैम बहुत ज्यादा चलते हैं। तो आज हम लोग कोई DDR3 का कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि DDR3 का रैम रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो उसको काम करने से पहले अब हम लोग चलेंगे कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर। तो एक स्कीमेटिक डायग्राम हम ओपन कर चुके हैं कि एक रैम रेगुलेटर कितने टाइप का आउटपुट देता है मिनिमम। एक रैम रेगुलेटर मिनिमम कितने टाइप का आउटपुट देता है। जैसे ही आप रैम रेगुलेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो या उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, या किसी भी IC को अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में समझना होगा कि इसका आउटपुट कितना है। तो उसी तरह से हम लोग रैम रेगुलेटर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आज ये पहले पता होना चाहिए कि ये रैम रेगुलेटर की आउटपुट कितनी है, कितना आउटपुट देगा ये। एक आउटपुट है VDD क्यू, दूसरा आउटपुट है VTT रेफरेंस, और तीसरा आउटपुट है VTT रेफरेंस। ठीक है, और चौथा एक और चीज चेक, ये आउटपुट इसको नहीं कह सकते हैं, पावर गुड। ये आउटपुट भी कह सकते हैं, चौथा पावर गुड। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको चेक करना है रैम रेगुलेटर के ऊपर। और ये अगर ये 4 में से कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग होगी तो आपको उसका पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्टेप मैं बताता हूँ कि बेसिक से मतलब स्टार्टिंग से स्टेप क्या होगा। तो स्टार्टिंग से इसका स्टेप है कि सबसे पहले इसको ग्राउंड चाहिए, लेकिन इसमें ग्राउंड मल्टीपल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका ग्राउंड है एक, ये पिन नंबर 3, और ग्राउंड है पिन नंबर 1, और ग्राउंड है पिन नंबर 14। ये इसके 3 पिन ग्राउंड है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है ग्राउंड। ग्राउंड के बाद दूसरा नंबर पे क्या आता है, इसके VCC। ठीक है,
या सप्लाई जिसको बोल सकते हैं। तो सप्लाईज में दो सप्लाई दिया गया है, एक सेकंड नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें दो सप्लाई है, VDD और VDD-P। तो VDD किसके लिए है और VDD-P किसके लिए है? तो इसकी जो VDD की सप्लाई है, इसका पूरा इंटरनल लॉजिक को काम करने के लिए VDD सप्लाई है, और ये VDD के अगेंस्ट में इसका एक ग्राउंड है जो पिन नंबर 3 होता है। ठीक है, और एक जो VDD-P है, VDD-P जो है, VDD-P एक इसकी इनपुट सप्लाई है। एल गेट ड्राइवर, एल गेट ड्राइवर किसको बोलते हैं? लोअर गेट। लोअर मोस्फेट को ड्राइव करने के लिए ये सप्लाई एक अलग से दिया गया है, जो कि लोअर मोस्फेट को ड्राइव करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरे नंबर। अब तीसरा नंबर में आपका आ गया क्या? CS और टोन। CS और टोन क्या करता है ये? ठीक है, टोन जो है, टोन उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, मतलब ये एक टाइमिंग डिसाइड करता है कि कितना टाइमिंग के लिए इसको ऑन ऑफ होना है। तो उसको फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑन और ऑफ जहां पे भी होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी होगी। और CS पिन जो है करंट डिसाइड करता है, ये CS करंट सेटिंग्स करता है, और टोन जो है टाइम सेटिंग करता है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे क्या होगी? 4 नंबर पे होगा आपका S5। S5 क्या है? VDD-Q का कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल मतलब VDD-Q का इनेबल। जब S5 आएगा तो ही VDD-Q बनेगी। जब S5 आ गया तो ये इतना पॉइंट जो है, इतना पॉइंट मिलके स्विचिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 5वां नंबर पे इसकी स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्विचिंग में सिर्फ आपको चेक कर लेना है कि बूस्ट की कैपेसिटर और बूस्ट का रजिस्टर प्रॉपर है कि नहीं है। अगर बूस्ट की रजिस्टर और कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम होगी तो स्विचिंग में प्रॉब्लम होगा। मतलब सबका स्विचिंग सेक्शन, जैसे इसको कहते हैं ना PWM, सबका PWM एक जैसा ही वर्क करेगा, या चार्जिंग IC का हो, या 3 वोल्ट 5 वोल्ट IC का हो, या रैम रेगुलेटर का हो, या कोई भी रेगुलेटर का हो। अगर PWM की बात आ गई तो PWM वैसा ही करेगा, बूट होगी, यू गेट होगा, एल गेट होगा, फेज होगा। ये सारा का सारा PWM एक जैसा ही काम करता है। तो बार बार PWM को समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसकी PWM स्टार्ट हो जाएगी। और जब PWM स्टार्ट होगी तो इसका VDD-Q की सप्लाई बन जाएगी, पिन नंबर 6 में हो जाएगा। इसकी सप्लाई बन जाएगी 1.5 VT, इसको हम लोग बोलते हैं VDD-Q। ठीक है, ये VDD-Q की सप्लाई बन जाएगी। जब ये सप्लाई बनेगी, यहाँ पे जैसे ही सप्लाई यहाँ पे बनेगा, बनते के साथ ये क्या करेगा, यहाँ से एक फीडबैक ले लेगा। 7 नंबर पे आपको एक फीडबैक चाहिए। अब फीडबैक में देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, फीडबैक में यहाँ पे ग्राउंड है दिया हुआ है, तो ग्राउंड भी होनी चाहिए। और अगर ये रजिस्टर कनेक्टिविटी है तो दोनों रजिस्टर मिला के वोल्टेज डिवाइडर बनेंगे, और वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें है नहीं, तो इसमें सिर्फ इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेनी है कि ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी में है और उसकी वैल्यू प्रॉपर है। क्लियर? 7 नंबर के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस यही होगा कि जैसे ये सप्लाई और फीडबैक आएगा, इसका पावर गुड बन जाना चाहिए। तो 8 नंबर में हो गया इसका पावर गुड। अब ये पावर गुड बन गई, मतलब इसका एक सप्लाई 100% ओके हो गया। और सप्लाई जो ओके हुआ उस सप्लाई को क्या नाम बोलेंगे? उसको बोलेंगे VDD-Q। मतलब ये VDD-Q ओके हो गई और पावर गुड हो गई। बच गया दो, क्या क्या? VTT और VTT रेफरेंस। ठीक है, तो VTT और VTT रेफरेंस में को बनने के लिए इसकी इनपुट सप्लाई चाहिए। तो इनपुट सप्लाई यहाँ पे मिलेगी आपको दो, एक है VLDO इन, मतलब 9 नंबर पे ये मिलेगा, और 9 नंबर पे यहाँ भी मिलेगा, दोनों सप्लाई मिल जाएगी। अब ये दो इनपुट सप्लाई किसके किसके लिए है? तो इसके नाम से ही है कि VLDO इन। VLDO इन का मतलब ये VTT सप्लाई जो बन रही है, VTT सप्लाई जो है ये LDO सप्लाई है, ये रेगुलेटर सप्लाई नहीं है, LDO है। तो इसके आने के बाद ये सप्लाई मिलेगा तो ही ये VTT की सप्लाई बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे है VTT रेफरेंस। तो ये VDD-Q जो है,
VTTQ दोनों के लिए है, VTT रेफरेंस के लिए भी है और VTT LDO के लिए भी है। तो जैसे ही यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, यहाँ से VTT रेफरेंस आउटपुट हो जाएगा 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या होगा, VTT रेफरेंस आउटपुट हो जाएगी। अब जब ये VTT रेफरेंस आउटपुट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगी, फिर भी बच जाएगा कि आपका एक सप्लाई अभी और भी बाकी रह गया, वो क्या, VTT। अब VTT सप्लाई तब आउटपुट होगी जब वो VTT के लिए इनेबल मिलेगा। उसको VCC तो मिल गई है, अब उसको एक इनेबल भी चाहिए, मतलब उसको कंट्रोल सिग्नल भी चाहिए। तो उसका कंट्रोल सिग्नल कहाँ से आएगा, इसका कंट्रोल सिग्नल आएगा S3 से, यानी कि पिन नंबर 11 में इसकी S3 आ जाएगी कंट्रोल सिग्नल के नाम से, जिसको हम लोग SLP_S3 भी बोल सकते हैं या SUSP भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये आएगा उसके बाद यहाँ से VTT आउटपुट होगी 12 नंबर पे, और ये VTT आउटपुट होगा तो इसी को सेंस करेगा 13 नंबर पे। तेरह प्रोसीजर को या 13 स्टेप को फॉलो करेंगे तो जाके आप कह सकते हैं कि आपका रैम रेगुलेटर 100% वर्किंग कर रही है। अगर इसमें से किसी भी कोई भी स्टेप या 4 आउटपुट में से कोई भी आउटपुट से आपको मिसिंग हुई, ये 4 आउटपुट में से कोई भी आउटपुट मिसिंग है, मतलब कि आपकी सप्लाई में प्रॉब्लम है। नोट ओके, 4 आउटपुट में से कोई भी नहीं मिलता है आपको, इसका मतलब है कि सप्लाई आपका नोट ओके है। पहले आप इसकी सप्लाई को प्रॉपर कीजिए, इसके बाद ही आगे का प्रोसेस को कीजिए। ठीक है।